इश्यू है। चलिए शुरू करते हैं बेटा। हम लोग भारतीय कृषि पढ़ रहे थे। कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र यूनिट 11 है। सिलेबस का लगभग 50% से ऊपर चल रहा है इसमें। 17 17 18 यूनिट है सिलेबस में, जिसमें 11वां चल रहा है। ठीक है। तो उस हिसाब से अब देखिए, ऐसा है कि कृषि के बारे में कल हमने बताने का प्रयास किया था। फसल क्या है, खरीफ क्या है, इन सब चीजों के बारे में जानकारी दी गई थी। अब कृषि क्रांति तक हम लोगों ने कल अध्ययन किया था। काली क्रांति, गुलाबी क्रांति, पीली क्रांति है, और प्रोटीन प्रोटीन क्रांति, यानी कि अरुण जेटली और नरेंद्र मोदी जी का दिया हुआ कॉइन था, टर्म कॉइन किया था। अब बात आती है कुछ आगतों के बारे में पढ़ने के लिए। कृषि इनपुट या आगत जिसको कहते हो, आउटपुट के संबंध में मूल्य निर्धारण, लागत से संबंधित रुझान, ये एक मतलब पीडीएफ का पार्ट है जो कि सरसरी तौर पर दे रहा है रिजल्ट को। लेकिन ये 2021 पुराने डेटा हैं। अभी करंट डेटा इसमें आप शामिल कर सकते हैं। ठीक है, कि मतलब कृषि को अर्थव्यवस्था से क्या संबंध बन रहा है, आर्थिक उत्पादन क्या हो रहा है करके। तो भारत में कृषि से प्राप्त उत्पादन, ठीक है, तो कृषि से प्राप्त उत्पादन, चलिए यहीं से शुरू करते हैं। डेटा अगर कुछ पुराना है तो उसको नए से एसोसिएट कर लीजिएगा। ठीक है। बेटा क्वेश्चन की जहां तक बात आती है, हमने एक चीज बताया था, जो बच्चे कल नहीं आए थे उनके लिए थोड़ा सा बता दें। इस चैप्टर में आपको जो भी प्रश्न मिलेगा, ये चैप्टर मेंस के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 125 नंबर या 250 नंबर का। जी, 125 नंबर का जो इकोनॉमिक्स आता है जीएस पेपर में, सिविल की बात कर रहा हूं मैं, मेंस में, उसमें 125 में लगभग इसका वेटेज आपको मिलेगा मोर आर लेस। मैं एग्री की बात कर रहा हूँ, एग्री का क्या वेटेज है इकोनॉमिक्स के पेपर में। तो एग्री का वेटेज लगभग 60% रहता है। ये थोड़ा बोरिंग सा होता है, बट इसको पढ़ना है। कहने का भाव मेरा समझिएगा कि ये बोरिंग तो है, लेकिन पढ़ना है इसको। ठीक है। तो इसको ध्यान दीजिएगा, इसको ऐसे ना सोचिएगा कि बेमतलब की चीजें हैं। बोरिंग है लेकिन पढ़ना है इसको। ठीक है बेटा। चलिए, अब इसमें जो है, मेंस में लगभग आप समझिए कि जो क्वेश्चन आपको मिलेगा, उसका जो शेयर रहेगा उसका जो शेयर रहेगा, इसका एग्रीकल्चर और इकोनॉमिक्स को अगर बाइफरकेट किया जाए, इसका शेयर जो है काफ़ी ज़्यादा रहेगा। बात आप समझ रहे हैं? तो इसको ध्यान दीजिएगा। तो इसमें आप जो है इकोनॉमिक्स वाले, आप इसको जो है थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा। कृषि वाला भी रोल तगड़ा है पेपर में। मेंस में तो बहुत ही ज़्यादा अंतर है। ठीक है। फिर आपको लगेगा कि कृषि विज्ञान का पेपर दे रहे हैं, मतलब क्वेश्चन इतने ज़्यादा आते हैं। बिहार पीसीएस वगैरह में तो काफ़ी आता है। तो अब ये जो कृषि लागत और मूल्य आयोग की बात कर रहा है, कि यह व्यक्तिगत आयोग एक अलग कार्यालय है, जो आमतौर पर भारत सरकार की कृषि कृषि और कल्याण मंत्रालय के अंत से संचालित होता है। तो कृषि लागत और मूल्य आयोग के बारे में बता रहे हैं कि यह एक ऐसी एजेंसी भी है जो इस परिदृश्य में सलाह देने के लिए एक समर्पित निकाय भी है। अब न्यूनतम समर्थन मूल्य के बारे में आप जानकारी करंट डेटा की ले लीजिएगा। करंट डेटा क्या चल रहा है, तो इसमें जो आप जो जो भी कीमतें बताई गई हैं, 1888 रुपये पुराना डेटा है, तो इसको नए के हिसाब से बना लीजिएगा। ये आपको इतना करना पड़ेगा। अधिकतम समर्थन मूल्य क्या है, मैक्सिमम सपोर्ट प्राइस एमएसपी। तो मैक्सिमम सपोर्ट प्राइस क्या है, इसको भी देख लीजिएगा। ठीक है। अभी वर्तमान में क्या चल रहा है, इसमें 2020-21 का डेटा दिया गया है पीडीएफ में। अब आइए यहाँ से शुरू करते हैं। हरित क्रांति
हमारा टॉपिक जो है खत्म हो चुका है। हरित क्रांति के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। हरित क्रांति का मतलब ग्रीन रिवॉल्यूशन के बारे में जो मुख्य पॉइंट है कि हरित क्रांति के पीछे जो मुख्य मुद्दा था, उत्पादकता को बढ़ाना, उर्वरकों और शोधित बीजों के माध्यम से कृषि उत्पादकता को बढ़ाना। पहला एक लाइन में, अगर कोई कहे एक लाइन बोलो तो यही बोलना है, ठीक है। और फिर उसमें कई बारीक चीजें हैं, वो तो किया ही गया है, बट ये मेन चीज था एक लाइन में। उसके लिए जहां जरूरी समझ में आया, उर्वरक उर्वरक के लिए क्रांति की गई, उसी का हिस्सा है कि मतलब उर्वरक उर्वरक ज्यादा होने चाहिए, तो उसके लिए फर्टिलाइजर कंपनीज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्टैब्लिश किया। तो ये सारी चीजें हैं उसके साथ जुड़ी हुई। तो अब देखा जाए बेटा इसको, ठीक है। अब क्वेश्चन की बात अगर करते हो तो क्वेश्चन के बारे में जरा, क्योंकि कुछ लोग कल नहीं थे, तो लिहाजा हो सकता है उनको उतना ना समझ में आए कि क्या ये क्वेश्चन की बात कहाँ से कर रहे हैं, अभी तो पढ़ा ही नहीं गया है। बट क्वेश्चन के बारे में अगर बात करिए तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से आते हैं इसमें। पढ़ना क्या है, टॉपिक जरा समझ लीजिएगा। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्व एवं विशेषताएं हैं। टॉपिक है हमारा कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र, ठीक है। एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड एरियाज। तो हमको पढ़ना इसमें क्या है, 6-7 टॉपिक पढ़ना है इसके अंतर्गत। पहला है भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्व एवं विशेषताएं, ठीक है। सिविल सर्विसेज में अब तक एक प्रश्न पूछा गया है डायरेक्ट इस टॉपिक पे, जो कल हमारा खत्म हो चुका है। भारत में प्रमुख फसलों का उत्पादन पे 8 क्वेश्चन आईएएस परीक्षा में पूछे गए हैं, ये सेकंड टॉपिक है, जिसके बारे में हमने आपको रबी खरीफ जायद वो सारी चीजें बताई हुई है, ठीक है। भारतीय कृषि में नवीन प्रवृत्तियां, न्यू टेंडेंसीज क्या है, नोवेल आइडियाज क्या है, इस पे 5 प्रश्न आया हुआ है, ठीक है। हरित क्रांति तथा अन्य प्रमुख क्रांतियां अथवा मिशन, 2 क्वेश्चन आया है जिसको कल कराया गया है। कृषि आगतें यानी उर्वरक अथवा साख, एमएसपी, ये अपना चल रहा है, ठीक है। फिर हमने पढ़ना है कृषि से संबंधित योजनाएं, कार्यक्रम पब्लिक नीतियां, ठीक है। यानी कि प्रोग्राम्स, पॉलिसीज, और हमारी जो है प्लानिंग क्या है कृषि से रिलेटेड। फिर कृषि से संबंधित संस्थाएं, फिर एंड अप, यही इतना हमको पढ़ना है। अभी मैं इसको एक बार, जैसे कुछ चीजें हैं जो वन लाइनर इंफॉर्मेशन है बट क्वेश्चन आया हुआ है पीसीएस एग्जाम में। सिविल में इस तरह का वन लाइनर नहीं पूछता है। जैसे है, भारत में कृषि को समझा जाता है, भारत में कृषि को समझा जाता है, तो क्या समझा जाता है? 4 ऑप्शन में दे रहा हूं, जरा आप लोग बोलिएगा अपनी स्वतः समझ से, ठीक है। पहला ऑप्शन है सॉरी, जीविकोपार्जन का साधन। भारत में कृषि को समझा जाता है जीविकोपार्जन का साधन। सेकंड ऑप्शन है एक व्यवसाय, और तीसरा है एक व्यापार, और चौथा है एक उद्योग। ये क्वेश्चन वर्ष 2003 में उत्तर प्रदेश पीसीएस प्रीलिम में पूछा गया था, ठीक है। अब वही यूपी पीसीएस जब 2017 में पूछ रहा है सवाल, तो पूछ रहे हैं कि निम्न में से कौन सा उपाय कृषि संरचना को कृषि विकास के लिए प्रेरक बनाने हेतु अपनाया गया है। निम्न में से कौन सा उपाय कृषि संरचना को कृषि विकास के लिए प्रेरक बनाने हेतु अपनाया गया है। क्लोज द गेट व्हाइल यू आर गोइंग आउट, क्लोज द गेट व्हेन यू आर गोइंग आउट, व्हाट इज। तो कहने का मतलब 4 ऑप्शन दे दिया: मध्यस्थों की समाप्ति, भू घृत सुधार, जोतों की हदबंदी, ये सभी। अभी तो हम लोग पूरा पढ़े हैं नहीं, तो इसलिए मैं अपेक्षा नहीं रखता हूं कि आप इसको बताएंगे पूरा। बट एक मोटा मोटी आपको जानकारी होनी चाहिए कि हमको ये चीजें पढ़नी है, ठीक है। सवाल इसी टाइप के आते हैं। तो भारत में कृषि को तो जाहिर सी बात है जीविकोपार्जन का साधन माना जाता है, ठीक है। 18 दशमलव समथिंग % है जीडीपी में। और लोगों का इसमें कितना है, हमने कल कहा था चेक करिएगा, पता नहीं कुछ लोग चेक किए कि नहीं। भारत में कितने प्रतिशत लोग लगभग कृषि क्षेत्र से जुड़े हैं, अगर कोई बताना चाहे करंट डेटा।
भारत के लगभग 51% भाग पर कृषि की जाती है। ठीक है। तो करंट डेटा पता करके अपना याद करिएगा, मैं अंत में दे दूंगा डेटा। अभी चलिए आगे बढ़ते हैं, जरा इसको देखते हैं। तो इसमें जो है हरित क्रांति, हरित क्रांति, हरित क्रांति सन 1940-60 के मध्य कृषि क्षेत्र में हुए शोध विकास। नॉर्मन बोरलॉग, नाम याद है? वो साइंटिस्ट जिन्होंने हरित क्रांति का मेंटल ऑफ स्प्रिंग है, बौद्धिक संतान है। तो भारत में तो एम एस स्वामीनाथन को श्रेय दिया जाता है, बट नॉर्मन बोरलॉग पूरे वर्ल्ड में पिताजी माने जाते हैं हरित क्रांति को। उन्होंने ही बताया था, आइडिया दिया था। तकनीकी परिवर्तन एवं अन्य कदमों की श्रृंखला को संदर्भित करता है। ठीक है। जिसके परिणाम स्वरूप पूरे विश्व में कृषि उत्पादन में अभूतपूर्व वृद्धि हुई। इसने हरित क्रांति के पिता कहे जाने वाले नॉर्मन बोरलॉग के नेतृत्व में संपूर्ण विश्व तथा खासकर विकासशील देशों को खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाया। मुख्य मकसद था खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भरता, और वो चीज हासिल होती है आपकी हरित क्रांति से। ईयर मेंशन किया गया है 2 डिकेड। क्रांति है, रातों रात नहीं होगी। ठीक है। उसका बीजारोपण किया जाएगा, फिर उसका क्लाइमेक्स आएगा, तब वो तख्ता पलट होगा। तो कहने का मतलब है उच्च उत्पादक क्षमता वाले प्रसंसाधित बीजों का प्रयोग। ठीक है। प्रसंसाधित आधुनिक उपकरणों का इस्तेमाल, सिंचाई की व्यवस्था, कृत्रिम खादों एवं कीटनाशकों का प्रयोग, ये सारी चीजें इसमें की गई, आदि के कारण संभव हुई। इस क्रांति को लाखों लोगों की भूखमरी से रक्षा करने का श्रेय दिया जाता है। भाई, बंगाल में अकाल पड़ा था, दुर्भिक्ष हुआ था, फेमाइन इन वेस्ट बंगाल। तो 20 लाख लोग लगभग मारे गए। ठीक है। अकाल से, भूख से। तो ये सब चीजें अनिवार्य थी। हरित क्रांति का पारिभाषिक शब्द के रूप में सर्वप्रथम प्रयोग 1960। ये क्या लिखा है यार हिंदी में, इसको क्या पढ़ते हो? ये मेरे को शुद्ध, ये वो है, देवनागरी शब्द है ना ये। 1967 होना चाहिए, बट ये अजीब सा लिखा जाता है। तो 1967 ईस्वी में पूर्व संयुक्त राज्य अंतरराष्ट्रीय विकास एजेंसी के निदेशक विलियम गॉट द्वारा किया गया, जिन्होंने इस नई तकनीक के प्रभाव को चिन्हित किया। ये जो जानकारी है, पारिभाषिक शब्द के रूप में सर्वप्रथम प्रयोग 1967 में किन्होंने किया, तो ये सब पीसीएस लेवल का सवाल है। यूपी पीसीएस, पीसीएस एग्जाम के प्रीलिम में ये सब चीजें इतना अंदर घुस के पूछते हैं कि नेम द शिप। मैंने पीसीएस का एग्जाम दिया था, वर्ष याद है शायद 2003 था, उत्तर प्रदेश पीसीएस। तो उसमें जो है एग्जाम में सवाल आया था कि नेम द शिप थ्रू विच मिस्टर महात्मा गांधी रीच्ड लंदन या इंग्लैंड टू चेयर द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता करने के लिए गांधी जी लंदन गए थे, इंग्लैंड गए थे। तो उस जहाज का नाम बताइए। तो मैं तो नहीं कर पाया, क्योंकि मैं इतिहास का आदमी था नहीं भाई, मैं बेसिकली गणित विषय का छात्र हूँ और फिर इकोनॉमिक्स का। तो मेरे से तो सवाल मुझे पता ही नहीं लगा, क्योंकि बिपिन चंद्रा उंद्रा सब याद थी उस जमाने में, लेकिन उसमें का सवाल नहीं था। तो लोगों ने बताया, जो सीनियर होते हैं, इलाहाबाद में सर कहने की परंपरा है। तो एक थे, जेआरएफ पास थे, हिस्ट्री के विद्वान व्यक्ति थे। उन्होंने बताया कि एस एस राजपूताना वाज दी करेक्ट ऑप्शन, और वो बाद में सही उत्तर पाया गया। इतना घुस के सवाल, इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन जो है, सिविल का पार्ट नहीं होता है, वो स्टेट सिविल का पार्ट होता है। कोई दिक्कत नहीं, बट जानकारी है तो इसको ले लीजिएगा। भारत के हरित क्रांति, अब भारत की जब बात करते हो तो भारत के हरित क्रांति के जनक एम के स्वामीनाथन हैं। ऐसी दिशा में उठाए गए कुछ महत्वपूर्ण कदमों ने सूखा, बाढ़, चक्रवात, आग तथा बीमारी के लिए बीमा फसल बीमा के प्रावधान और किसानों को कम दर पर सुविधाएं प्रदान करने के लिए ग्रामीण बैंक, ठीक है बेटा, सहकारी समितियों, कोऑपरेटिव सोसाइटीज
और बैंकों की स्थापना सम्मिलित थे। ये देखो बेटा, ये जो है, अब समझ में बात आपके आ जानी चाहिए। If you visit the remote areas in India, whether it is UP or any state in India, you will find cooperative societies working there. You will find rural development banks. Okay. So you will find so many small agencies, government agencies that are which are working in order to provide the financial assistance to the rural people so that they could wage the responsibility, financial responsibility ऑफ द एग्रेरियन सोसाइटी। कृषि समाज का जो आर्थिक दबाव है उनके ऊपर, जिम्मेदारियां हैं, उसके निर्वहन के लिए उनको ऋण की उपलब्धता सुनिश्चित करती है। ऐसी तमाम संस्थाएं आप गांव में भ्रमण करेंगे तो आपको मिलेंगी। तो ग्रामीण बैंकें जो खुली हैं, तो वो उसका मूल कारण यही था। ठीक है बेटा। भारत सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड, ठीक है, भारत सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड और दुर्घटना बीमा योजना PAIS भी शुरू की है। ठीक है बेटा। हाल ही में भारत सरकार ने इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT और कृत्रिम बुद्धिमत्ता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दैट इज AI। अब AI का एक और फॉर्म आ चुका है, वो जनरेटिव AI भी आ गया है कि कंप्यूटर खुद भी सोच लेगा, जो फाइल आपने रखा था उसके बियॉन्ड भी सोचेगा। तो ऐसे चल रहा है, लेकिन करें चाहे जितना नेतागिरी, अंत में मनुष्य का दिमाग सब पे भारी पड़ेगा। चलिए, तो कह रहे हैं कि AI का उपयोग करके कृषि से संबंधित विभिन्न पहलें की हैं। अब आइए जरा देखा जाए ये मैटर है क्या यार, इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या है। ये थोड़ा सा कुछ नई चीज दिख रही है, तो इसको जरा समझा जाए। ठीक है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स, तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स के बारे में एक कंप्यूटिंग अवधारणा है जो रोजमर्रा की भौतिक वस्तुओं के इंटरनेट से जुड़े होने और अन्य उपकरणों या डिवाइसेस में खुद को पहचानने में सक्षम होने की तकनीक का वर्णन करती है। ठीक है। अभी थोड़ा और, अभी और मैटर देखो। गणित में दो शब्द यूज होते हैं, एक है कंप्यूटिंग, एक है कंप्यूटेशन। तो कंप्यूटेशन का तो सीधा सा मतलब है गणना, कंप्यूटिंग उसी का प्रोसेस है। तो गणना का मतलब क्या है? कैलकुलेशन। ठीक है। और गणना का मतलब गिनना से भी होता है। कुल मिला के आपकी लोकेशन क्या है, एक किसी चीज की लोकेशन क्या है, पोजीशन क्या है, उसी को हम कंप्यूटेशन का रिजल्ट कहते हैं। मानते हो कि नहीं? चलिए, तो कृषि क्षेत्र में इंटरनेट ऑफ थिंग्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की आवश्यकता कैसे है उसको जरा देखा जाए। कह रहे हैं, भले ही देश की लगभग 58% आबादी की आजीविका के लिए कृषि एक प्राथमिकता वाला क्षेत्र बना हुआ है, लेकिन इस क्षेत्र में प्रौद्योगिकी को अपनाना आसान नहीं है और यह मूल्य श्रृंखला में कई चुनौतियों का सामना करता है। मूल्य श्रृंखला में चीजों की प्राइसेस की अगर हम एक लिस्ट बनाएं, हायरार्की डिसाइड करें, या जो भी कृषि क्षेत्र से संबंधित जहां भी प्राइसेस आती हैं, चाहे किसी उपकरण को खरीदने की बात करो या बीज को या बोने की जोतने की प्राइस को, किसी भी लेवल पर मूल्य श्रृंखला में या वस्तुओं की जो वस्तुएं पैदा की जाती हैं, दाल हुआ, चावल हुआ, जो भी बनाया पैदा किया जाता है, तो उसकी भी अपनी मूल्य है। तो एक श्रृंखला है, तो उसमें संबंधित कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इन चुनौतियों के लिए व्यवधानकारी हस्तक्षेप की आवश्यकता होती है, जो कि IoT और AI आदि जैसे तकनीकी समाधानों द्वारा प्रदान किया जा सकता है। ठीक है। AI प्रौद्योगिकियों को अपनाने से उपलब्ध संसाधनों के इष्टतम उपयोग के साथ उच्च उत्पादन का मार्ग प्रशस्त हो सकता है और पूर्वानुमानित विश्लेषण, फसल स्वास्थ्य प्रबंधन, गुणवत्ता और ट्रेसेबिलिटी को बढ़ाने की सुविधा मिल सकती है। देखो भाई, सीधी सी बात है एक लाइन में, अगर आप इंटरनेट का यूज, अब इंटरनेट के यूज का लेटेस्ट पैटर्न क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस।
लेटेस्ट यही चल रहा है, इंटरनेट का मैक्सिमम यूज। तो कहने का मतलब यह है कि अब अगर किसान भाई भी इस चीज का यूज करते हैं इंटरनेट का, तो मौसम से लेकर खाद की उपलब्धता से लेकर एमएसपी से लेकर, यानी इन्फॉर्म्ड ज्यादा रहेंगे, जाहिर सी बात है। तो उनका तो, अगर आपका पेनिट्रेशन एक्सेसिबिलिटी ज्यादा जगहों में है तो आपको रिजल्ट तो अच्छा आएगा ही, है कि नहीं। इसलिए जो है इसको, ये तो एक स्वागत योग्य कदम है ही, अगर ऐसा संभव होता है तो। अब कह रहे हैं कि हाल के वर्षों में विश्व स्तर पर प्रौद्योगिकी प्रगति कृषि मूल्य श्रृंखला के अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम सेगमेंट दोनों को फिर से अपडेट कर रही है। अब अपस्ट्रीम माने ऊपर की ओर, यानी कि धारा के खिलाफ, और डाउनस्ट्रीम माने धारा के साथ, जो कृषि में नवाचार को अपनाने के लिए महत्वपूर्ण बनाती है। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इंटरनेट ऑफ थिंग्स, मशीन लर्निंग, क्लाउड कंप्यूटिंग, स्टैटिस्टिकल कंप्यूटिंग, डीप लर्निंग, वर्चुअल रियलिटी और ऑगमेंटेड रियलिटी, अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियां कृषि क्षेत्र को उत्पादकता, गुणवत्ता, ट्रेसेबिलिटी और कार्बन उत्सर्जन की चुनौतियों का सामना करने में सक्षम बना सकती है। अब कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग कैसे कर सकते हो? तो कृषि डेटा का एनालिसिस सबसे पहले, यानी कि विभिन्न घटकों, कृषि के विभिन्न घटकों में प्रतिदिन सैकड़ों और हजारों प्रकार के डेटा, जैसे मृदा, उर्वरकों का प्रभाव, मौसम, कीटों या रोग से संबंधित डेटा। बात समझ, बहुत हाई लेवल की बात कर रहे हैं इंडिया में, इसका मतलब थेरेटिकल लेवल ही है समझिए। व्यवहारिक रूप से छोटे किसानों के लिए ये सब कहाँ संभव है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सहायता से किसान प्रतिदिन वास्तविक समय में कई तरह के डेटा, जैसे मौसम की स्थिति, तापमान, पानी के उपयोग या खेत से एकत्रित मिट्टी की स्थिति आदि, विश्लेषण और समस्याओं की पहचान कर बेहतर निर्णय ले सकेंगे। बात तो सही है, अगर आप उतना एडुकेटेड हैं कि आप इन सब चीज़ों को यूज़ करते हैं, तो रिजल्ट तो बेहतर आएगा, नो डाउट, रिजल्ट बेहतर आएगा। विश्व के विभिन्न हिस्सों में कृषि में सुधार और उत्पादकता बढ़ाने के लिए किसानों द्वारा मौसम की सटीकता के पूर्वानुमान का मॉडल तैयार करने के लिए एआई का उपयोग किया जा रहा है। मौसम की सटीकता के पूर्वानुमान, अब मौसम की सटीकता का पूर्वानुमान लगाना तो थोड़ा कठिन कार्य है। जस्ट 10 सेकंड का एक ब्रेक ले रहा हूं मैं, थोड़ा आता हूं मैं। आई एम सॉरी फॉर इंटरप्शन। अब दरअसल क्या हुआ है कि थोड़ा सा वो जुकाम हो गया है सीजनल, तो उसका भी मिड सेशन चल रहा है, तो उसको नेचर्स काल ही समझिए, दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड। ठीक है, चलिए मैम। अब प्रिसाइजन एग्रीकल्चर, कृषि में अधिक सटीकता लाने हेतु पौधों में बीमारियों, कीटों और पोषण की कमी आदि का पता लगाने के लिए कृषि में एआई तकनीक का उपयोग किया जाता है। ठीक है भाई, ये तो आप समझ ही सकते हैं, किया जाता है। अपने यहाँ कहाँ किया जाता है तुम्हें पता है, यानी 90% किसान नहीं कर पाते हैं। मुख्य मुद्दा क्या है, छोटी क्षेत्रफल के बारे में चूंकि काम करते हैं, इसलिए वो ऐसा नहीं कर पाते हैं। एआई सेंसर खरपतवारों की पहचान कर सकते हैं और फिर उनकी पहचान के आधार पर उपयुक्त खरपतवार नाशक का चुनाव कर उस क्षेत्र में सटीक मात्रा में खरपतवार नाशक का छिड़काव कर सकते हैं। द होल डिस्कशन विच वी आर डूइंग राइट नाउ may sound you more theoretical than practical in nature. I do also accept this fact. अब ये जितना बता रहे हैं नेतागिरी की एआई सेंसर लगाना चाहिए, कि कृषि में ये करना चाहिए, इसको अपने गांव में जरा लागू करो। हर व्यक्ति अपने गांव के बारे में सोचे, ठीक है। तो
जो बड़े लैंडलॉर्ड हैं जिनके पास कृषि एक व्यवसायिक चीज है, उनके लिए तो बड़ा अच्छा है। इसमें सबसे बड़ी बाधा दो चीजों की आ रही है, मैं जहां तक समझ पा रहा हूँ। कुछ लोग, आप लोग भी अपना थोड़ा हमको, हर स्टूडेंट इसमें जो भी रुचि रखता हो, रुचि शुक्ला भी उसमें शामिल है, जिनको रुचि हो, जिनको बोलना हो, एक दो लाइन जरा इसके बारे में बताइए कि क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इस पीडीएफ के इस पार्ट को, व्यवहारिक रूप से कहाँ तक हो सकता है भारत में, और क्या दिक्कतें आती हैं। आधा मिनट का समय है, विचार कर लीजिए, मेरा सवाल फिर सुन लीजिए। टू व्हाट एक्सटेंट वी कैन यूज इंटरनेट ऑफ थिंग्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, बौद्धिकता का उपयोग, या इंटरनेट ऑफ थिंग्स का यूज किस हद तक भारत के कृषि समाज में, कृषि समुदाय में, कृषि आधारित समुदाय पे किया जा सकता है, और उसमें क्या चुनौतियां आएंगी या क्या स्थिति हो सकती है। जरा इसके बारे में एक दो लाइन, तीन लाइन, दो तीन लोग बोलिए, नहीं कि एक लोग बोलिए, जरा बोलिए, देखते हैं क्या दिमाग में आता है आपके। कोई हमको बताए इसको, बोलना चाहे तो। कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे करें कि सेंसर खरपतवारों की पहचान कर सकते हैं और फिर उनकी पहचान के आधार पर उपयुक्त खरपतवार नाशक का चुनाव कर उस क्षेत्र में सटीक मात्रा में खरपतवार नाशक का छिड़काव कर सकते हैं। कोई नहीं बोलना चाहता? चलिए ठीक है। मेरा मेरा तो व्यू पॉइंट ये है इस मामले में कि देखिए भाई, आप जो है बात कर लें गांव में, छोटी जोत वाले लोग जो हैं, जिनका एरिया रकबा कम है, नहीं 1 एकड़ 2 एकड़ तक के किसान हैं, जब अपने यहाँ मेंटलिटी ये है कि कृषि सिर्फ दो तरीके के लोग कर रहे हैं। एक जो कृषि के अलावा और कुछ कर नहीं सकते हैं, ज्यादा बड़ी आबादी, यानी मजबूरी है, और करें क्या। कृषि है जीवन यापन करने के लिए, भोजन तो जिंदा रहने के लिए जरूरी है। पानी और हवा मुफ्त में मिल जा रही है, भोजन का प्रबंध कृषि कर देता है, और कोई बेहतर विकल्प है नहीं, तो मजबूरी में खेती करना पड़ रहा है। ये हमारे घर की भी हाल है, सबके घर में यही लगभग होता है, मैं तो यही जानता हूँ। ठीक, मैंने हरियाणा, राजस्थान, बिहार, एमपी, इन सब राज्यों में पढ़ाया है मैथमेटिक्स और इकोनॉमिक्स। तो मैंने किसी कृषि व्यवस्था को बहुत नज़दीक से देखा है, नॉट एज ए टीचर, एक एक सिटीजन की हैसियत से, जो मेरी समझ थी। मैंने ये पाया कि जहाँ बड़ी क्षेत्रफल वाले लोग हैं, जिनके पास जमीनें ज़्यादा हैं, तो वो कृषि से पैसा कमा लेते हैं। जो कम क्षेत्रफल वाले लोग हैं, उसमें वो लोग पैसा कमाते हैं जो सब्जियों का उत्पादन करते हैं। हैं, तो जैसे सब्जियों का उत्पादन करते हैं तो कम क्षेत्रफल में ही पैसा ज्यादा कमा लेते हैं, लेकिन वही लोग कमा पा रहे हैं जिनके घर के मेंबर्स उसमें काम कर रहे हैं, यानी कि लेबर कॉस्ट नहीं दे पा रहे हैं, लेबर कॉस्ट उन्हें देनी पड़े। अगर आपने लेबर कॉस्ट दिया, तब फिर आप फायदा नहीं कमा पाएंगे। फिर वही है कि 100 रुपये लगाएंगे तो 105 रुपया बनेगा, कभी कभार 95 बनेगा, कभी कभार 100 का 100 बनेगा, इतने है। मार्केट में ऐसी सेटिंग है कि आप आलू अभी हो रहा है, नई आलू आ रही मार्केट में, मैं देखता हूँ मंडी में जो किसान आलू लेकर जब पहुंचते हैं, तो ये जो सब्जी बेचने वालों का अपना एक कॉकस है, झुंड है, उनका एक गैंग है, वो तय कर देते हैं कि हमको बेचना तो 35 रुपए किलो है, 35 रुपीज पर केजी पोटैटो, लेकिन खरीदने का रेट 15 रुपए लगाना है। इसके ऊपर फिर कोई नहीं लगाएगा। तुम चाहे एक ट्रैक्टर आलू लेकर जाओ, चाहे 1 केजी लेकर जाओ, तुमको उससे ज्यादा प्राइस कोई नहीं देगा। 15 मैक्सिमम है, मिनिमम जितना ले सको। और सामने ही लेंगे तुमसे, और 35 रुपीज पर केजी के हिसाब से बेचेगा फिर रिटेल में। ये सब व्यवहारिक दिक्कतें हैं, समझ रहे हो। अब मुद्दा राजनीतिक हो जाता है। अगर इसको हल कर दें तो वोट बैंक की राजनीति शुरू हो जाएगी, है। तो ये सारी चीजें, अब इतनी बड़ी बड़ी बातें बता रहे हैं कि आर्टिफिशियल से सेंसर खरपतवार। दूसरी समस्या क्या है, खरपतवारों की पहचान को मैं मानता हूं, चलो ठीक है, विद द हेल्प ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड इंटरनेट ऑफ थिंग्स यू कैन बेटर आइडेंटिफाई द काइंड ऑफ लेफ्ट ओवर थिंग्स, जो हैं अनावश्यक बची खुची चीजें जिनकी जरूरत नहीं है,
उनको हम कैसे नष्ट करें, घास फूस जो उगती है, अनवांटेड घास। तो यार समस्या इस बात की आएगी कि मार्केट में जो दवाएं मिल रही हैं, पेस्टिसाइड्स या जो भी चीजें उपलब्ध हैं, केमिकल्स, वो इतनी वैरायटी वाले नहीं है जितना ये बता रहे हैं। अभी उसका भी उत्पादन करना पड़ेगा आपको। आपने मान लो कोई एक विशेष प्रजाति को खोजा, तो पता लगा उसमें वही दवा डालना है जिसमें इस खरपतवार के लिए। अच्छा, एक ही खेत में कई तरह के खरपतवार होते हैं, तो तुम कहोगे जो ज्यादा नुकसानदेह है पहले उसको नष्ट करते हैं, तो जो ज्यादा नुकसानदेह उसको नष्ट करने में कुछ आवश्यक चीजें भी हो सकता है खत्म हो जाए, जो कि नहीं होनी चाहिए थी। अब अर्थवर्म्स कहाँ रह गए हैं? केचुआ कहीं मिलता नहीं खेतों में, सिर्फ वहीं मिलता है जहाँ खाद पड़ती है, ये पांस पड़ती है, यानी कि गोबर वाली, कंपोस्ट जो होता है। ठीक है। तो कहने का मतलब, अगर ये चीजें नहीं करोगे, तो कंपोस्ट अगर नहीं डालोगे, गोबर, सड़ी गली गोबर की खाद, और फर्टिलाइजर का यूज करोगे, उर्वरकों का, तो उस समय क्या होगा? उससे क्या होगा कि उत्पादन तो बढ़ जाएगा, क्वालिटी खत्म हो जाएगी। हर व्यक्ति के अंदर जो है केमिकल जो है चल रहा है, समझ रहे हैं, कंज्यूम कर रहा है ना भाई। तो कहने का मतलब, ये बहुत उच्च स्तर की बात कर रहे हैं। मतलब कि जैसे यूएसए हुआ, चाइना हुआ, जो विकसित समाज है, जहाँ पर आर्थिक रूप से बहुत मजबूत व्यवस्था है। ठीक है। अब अपने यहाँ गांव में देखो, यहाँ कोई सिस्टम है नहीं कि जो है इस समय, इस सीजन में इस बीज में ज्यादा शक्ति है, इस वैरायटी में गेहूं की यही प्रजाति इतने जिलों में बोई जाएगी। सरकार उसके लिए सब्सिडी दे रही है, ऐसा कोई प्रबंध नहीं है भी तो ना के बराबर है उसका फायदा। लोग प्राइवेट दुकानों से ले रहे हैं क्योंकि लाइनें लगी पड़ी हैं। खाद वोद कहाँ मिल रही है? डाई यूरिया जो भी जरूरी है, एनपीके हुआ, नाइट्रोजन फास्फोरस पोटेशियम हुआ, वो जो है ब्लैक में लोग ले रहे हैं, मजबूरी है। तो बहुत बड़ा देश है ना, समस्या है। खैर, लेकिन एग्जाम में रोने से तो काम चलेगा नहीं, तो इन सब पॉइंट्स को लिखना पड़ेगा बेटा, तो इसको जरा उस नजरिए से भी देखा जाए। ठीक है। तो कह रहे हैं कि ये सब आप, इसको आप समझ लीजिएगा, खरपतवार वगैरह छिड़काव करना जरूरी है। ठीक है भाई। चलिए, अब यह प्रक्रिया कृषि में, अब देखो भाई, ऐसा तुम कर दोगे, तो कह रहे हैं यह प्रक्रिया कृषि में विषाक्त पदार्थों के अनावश्यक प्रयोग को सीमित करने में सहायता करती है। ये तो सत्य है। अगर तुम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एग्जैक्ट दवा डाल सकते हो, तो तुमने भी गए मार्केट से, भाई गेहूं बो रहे हैं तो हमको उसके पहले ये दवा छिड़कनी है, 21 दिन बाद हमको ये दवा छिड़कनी है खरपतवार नष्ट करने के लिए। अब जो मेडिसिन ला रहे हो, दवा डाल रहे हो, वही सब डाल दे रहे हैं। पता लगा किसी की दोमट मिट्टी है, किसी के यहाँ कोई मिट्टी है, उससे कोई मतलब नहीं है, सब वही एक ही दवा सब पूरे यूपी में डाल रहे हैं, पूरे बिहार में वही दवा चल रही है। तो ये चीजें हैं, क्योंकि नॉलेज है नहीं, तो नॉलेज के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ये सब चीजें मच बेटर, तो आपको रिकमेंड कर ही सकती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। गौरतलब है कि ये पॉइंट थोड़ा बढ़िया है, इसको आप लिखिएगा मेंस में अगर मौका मिलेगा, इसमें थोड़ा हेर फेर करके सुधार करके करें। गौरतलब है कि फसलों में अत्यधिक कीटनाशक या खरपतवार नाशक के प्रयोग से मानव स्वास्थ्य के साथ प्रकृति पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो वही जो अर्थवर्म वगैरह है, सब गायब हो गए हैं। यह कृषि की सटीकता को अपनाकर उत्पादकता में वृद्धि करेगा। अब श्रमिक चुनौती का समाधान। कृषि आय में गिरावट के कारण इस क्षेत्र को श्रमिकों द्वारा बहुत ही कम प्राथमिकता दी जाती है। वस्तुतः कृषि क्षेत्र में कार्यबल की कमी एक बड़ी चुनौती बनकर उभरी है। ये तो आप देख सकते हो, अगर गांव में जाओ भी गेहूं की बुआई कराने, तो आपको हाथ जोड़ना पड़ेगा कि भैया कल आ जाना, 2 घंटे काम है, बीज जो है छीट देना या खाद छीट देना खेत में, समझ रहे हो। कारण क्या है कि हम आप खेती करना जानते नहीं, न करने की शारीरिक क्षमता है, ये दोनों बात है। जानते भी नहीं है, न उतना शरीर में क्षमता है, चूंकि अभ्यास नहीं है कि एक हाथ में डलिया पकड़ के खाद छीटा जाए, 1 बीघे खेत को दे दिया जाए। पता लगा आप अच्छे जिम उम करते हैं, लेकिन आप आधे में ही बैठ जाएंगे, और आपसे कमजोर आदमी वो 3 खेत में कर देगा। समझिए, अभ्यास, रिवीजन, मतलब प्रैक्टिस बहुत ताकत होती है। तो कहने का मतलब कह रहे हैं कि श्रमिकों की कमी है। अब मनरेगा आने की वजह से श्रमिकों को एक न्यूनतम रोजगार मिल रहा है, समझ रहे हो। तो कहने का मतलब, और श्रमिक हर जगह उनकी कीमत है भाई। श्रम की कीमत से, श्रम तो एक पूंजी है, श्रम से बड़ी कीमत क्या है? था हम हमेशा श्रमिक की कीमत थी। पहले शोषण था, अब शोषण कम हो गया है, अब शोषण का तरीका बदल दिया गया है। शोषण तो होता रहेगा जब तक मानव समाज जीवित है, शोषण होता रहेगा, लेकिन पहले भीषण शोषण था, अब उतना नहीं है, सत्य है। तो कह रहे हैं कि श्रमिकों की
कृषि क्षेत्र में कार्य बल की कमी एक बड़ी चुनौती बनकर उभरी। श्रमिकों की इस कमी को दूर करने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई, कृषि बॉट्स एक उपयुक्त समाधान हो सकते हैं। यह बॉट मानव श्रमिक के कार्यों को अतिरिक्त समर्थन प्रदान करते हैं और इन्हें कई प्रकार से प्रयोग किया जा सकता है। अब एक नई चीज की चर्चा हो रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एग्रीकल्चर बॉट्स। अब ये बॉट मानव मजदूरों की तुलना में अधिक मात्रा में और तेज गति से फसलों की कटाई कर सकते हैं। बात आप समझ रहे हो? ये अधिक सटीक रूप से मैकेनाइज्ड, अभी तो मशीनें आ ही गई हैं मार्केट में। वो जो ट्रैक्टर नुमा आती है, बड़ी वाली मशीन, धान काटने वाली, गेहूं काटने वाली, खेत में ही अनाज को किनारे कर देगी, भूसा को इधर कर देगी। उससे भी नेक्स्ट लेवल की बात की जा रही है। ये बाट मानव मजदूर की तुलना में अधिक मात्रा में और तेज गति से फसलों की कटाई कर सकते हैं। ये अधिक सटीक रूप से खरपतवारों को पहचान कर उन्हें हटाने में सक्षम है तथा इनके प्रयोग के माध्यम से कृषि लागत में भारी कमी की जा सकती है। एक तरीके से बेरोजगारी भी बढ़ेगी। इसके अतिरिक्त किसानों द्वारा कृषि से जुड़े परामर्श के लिए चैट बॉट की भी सहायता ली जा सक रही है। कृषि के लिए विशेषज्ञों की सहायता से बनाए गए ये विशेष चैट बॉट विभिन्न प्रकार के सवालों का जवाब देने में मदद करते हैं। ठीक है। और विशिष्ट कृषि समस्याओं पर सलाह एवं सिफारिशें प्रदान करते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही पार्ट है। अब इससे संबंधित कुछ पहल हुई है, इनिशिएटिव हुए हैं। तो नेशनल मिशन ऑन इंटरडिसिप्लिनरी साइबर फिजिकल सिस्टम्स। इंटरडिसिप्लिनरी का मतलब होता है कि जब दो विषय एक दूसरे से मिलकर किसी चीज को हल करते हैं। जैसे मौसम विज्ञान विभाग में जाओगे तो वहां पर मेन ऑफिस है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय। उसी का एक पार्ट है मौसम विज्ञान विभाग। ठीक है। अब मौसम विज्ञान विभाग है, एक स्पेस रिसर्च सेंटर है। ठीक है। यानी कि मौसम विज्ञान विभाग में मैथमेटिकल मॉडलिंग का यूज किया जा रहा है। मौसम के बारे में मैथमेटिकल मॉडल बना के प्रिडिक्शन करने के लिए, तेज हवा कब चलेगी, तूफान कब आएगा, बारिश कब होगी, सूखा कब पड़ेगा, आदि आदि। लेकिन उस निष्कर्ष को निकालने के लिए मैथमेटिक्स और फिजिक्स को मिलाकर जो है पढ़ाई की जा रही है। ज्योग्राफी वाले भी स्टूडेंट साथ में हैं। तो ये इंटरडिसिप्लिनरी स्टडी होती है। तो वही कह रहे हैं, नेशनल मिशन ऑन इंटरडिसिप्लिनरी साइबर फिजिकल सिस्टम्स। उसी तरीके से जैसे मौसम विज्ञान विभाग में इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट्स के बारे में काम करते हैं, तो वैसे साइबर फिजिकल सिस्टम्स में भी कर रहे हैं। सब कुछ देखता कौन है? विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय। विज्ञान से जुड़ा सारा मैटर मसला भारत सरकार का यही देखता है। ठीक है। तो वर्ष 2018 में नए युग की प्रौद्योगिकियों में नवाचार को प्रोत्साहित करने के लिए 5 साल की अवधि हेतु 3660 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ लॉन्च किया गया था। ठीक है। तो मिशन के तहत उन्नत प्रौद्योगिकी कार्य क्षेत्रों में देश भर में राष्ट्रीय महत्व के प्रमुख संस्थानों में 25 प्रौद्योगिकी नवाचार केंद्र, टेक्नोलॉजी इनोवेशंस हब्स, TIH, स्थापित किए गए हैं। मिशन विकास के एक इंजन के रूप में कार्य कर सकता है। मिशन यानी यह मिशन विकास के एक इंजन के रूप में कार्य कर सकता है, जो स्वास्थ्य, शिक्षा, ऊर्जा, पर्यावरण, कृषि, रणनीतिक सह सुरक्षा और औद्योगिक क्षेत्रों, उद्योग 4.0 लिखा है बट पढ़ते उद्योग 4.0, स्मार्ट शहरों, सतत विकास लक्ष्यों, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, SDGs पढ़े थे हम लोग, आदि में राष्ट्रीय पहलों को लाभान्वित करेगा। अब बात आती है डिजिटल इंडिया पहल। डिजिटल इंडिया पहल। हाँ, डिजिटल इंडिया पहल के तहत हम थोड़ा, मुझे इजाजत दीजिएगा, मैं थोड़ा बीच में एक दो बार मुझे उठना पड़ता है अभी, उसकी वजह से, जुकाम की वजह से दिक्कत होती है। डिजिटल इंडिया पहल। डिजिटल इंडिया पहल के तहत, अब डिजिटल इंडिया क्या है देखिए, इसमें कई प्रोग्राम, अभी अगली PDF जो बनी है उसमें भारत सरकार के द्वारा कृषि क्षेत्र से संबंधित जितनी योजनाएं हैं, जितनी समितियां हैं, सबके बारे में स्टडी है। ठीक है।
तो इसमें कई चीजें ऐसी है बेटा जिसको आप नोट अलग से बना लीजिएगा, अपना एक नोट बनाइए। ये नहीं कि ये इसका कंपाइलेशन करके उसको रखो। जो भी तुम्हें पसंद आता है, समझ में आता है कि हाँ ये जरूरी है, इतना तो सेंस हो ही गया है, इतनी देर से पढ़ा जा रहा है, आप उसको नोट डाउन करिए अपने नोट्स में। जब एग्जाम आए, पता लगा एग्जाम के 4-5 महीने पहले से आप जो है उसी नोट्स को पढ़ रहे हैं, ना कि कोई पीडीएफ या पीपीटी चेक कर रहे हैं, समझ गए। और अगर पीडीएफ पढ़ते हो तो फिर समझ लेना भगवान भरोसे है करियर। नोट्स अगर नहीं बनाए हो तो भूल जाओ आईएएस पीसीएस बनना। अब अगर, मैं तो ये मान रहा हूँ कि मेरे पास सारे विद्यार्थी नए हैं लगभग, इसलिए इससे कोई दबाव में ना आइएगा। अभी तो कोचिंग कर रहे हो, तो पहली बार पढ़ रहे हो, तो पहले एक बार कंटेंट इकट्ठा करो कायदे से, एग्जाम देना जो होगा, फिर तैयारी के साथ एग्जाम, अंतिम प्रयास 2025। दो प्रयास को मैं अंतिम मानता हूँ। पहला में माफी है, दूसर के माफी नहीं है। समझ गए? इसको ध्यान दीजिएगा। डिजिटल इंडिया पहल। तो डिजिटल इंडिया पहल के तहत सरकार ने इंटरनेट ऑफ थिंग्स पर उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए हैं, उत्कृष्टता केंद्र, जिसका उद्देश्य भारत को नवाचार के लोकतंत्रीकरण एवं प्रोटोटाइप की प्राप्ति के माध्यम से इंटरनेट ऑफ थिंग्स में एक नवाचार केंद्र के रूप में उभरने में सक्षम बनाना है। तो डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव आपको पता ही है, बहुत महत्वाकांक्षी योजना है। और दिक्कत ज्यादा हो रही है मुझे क्लास लेने में, लेकिन मैं क्लास इसलिए ले रहा हूँ कि कोर्स मेरा काफी बचा हुआ है, तो मेरे को क्लास लेना ही पड़ेगा, नहीं तो आप लोग बोर हो जाएंगे, बहुत लंबा चलेगा फिर। कृषि में अब देखो बेटा, आईओ तो आईओटी को लेकर, इंटरनेट ऑफ थिंग्स को लेकर उत्कृष्टता केंद्रों का मुख्य ध्यान कृषि प्रौद्योगिकी यानी एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी पर है, और यह स्टार्टअप्स, उद्यमों, उद्यम पूंजीपतियों, सरकार तथा शिक्षाविदों आदि विभिन्न संस्थाओं को जोड़ता है। ठीक बेटा। कृषि में राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना, ये भी पढ़ा जाए, क्या है इसको समझा जाए। राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग, आईओटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ब्लॉकचेन आपने पढ़ा था, शेयर मार्केट में पढ़ा था, ठीक है, आदि जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके डिजिटल कृषि परियोजनाओं के लिए राज्य सरकारों को वित्त प्रदान किया जाता है। ठीक है। अब नवाचार और कृषि उद्यमिता विकास, ये क्या है इसको जरा देखा जाए। नवाचार माने इनोवेशन। यह कार्यक्रम वर्ष 2018-19 में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत संचालित किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य वित्तीय सहायता प्रदान कर एवं उष्मायन, इंक्यूबेशन, पारिस्थितिकी, इकोलॉजिकल तंत्र का पोषण करके नवाचार और उद्यमशीलता को प्रोत्साहित करना है। ठीक है। इस संबंध में देश भर में 5 नॉलेज पार्टनर्स और 24 एग्री बिजनेस इंक्यूबेटर्स नियुक्त किए गए हैं। बहुत ही स्पेसिफिक है, इतना ज्यादा आपको नहीं याद करना है। अब चूंकि पीडीएफ में सारी चीजों का एक कल्चर होता है, उसको देना पड़ेगा, इसलिए मैंने इसको इसमें लगाया है। तो राष्ट्रीय कृषि विस्तार प्रबंधन संस्थान हैदराबाद, कुछ संस्थान है जिनका यहाँ उल्लेख किया गया है, इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है। आगे की राह यानी फ्यूचर क्या है। तो हाल ही में किए गए सुधारों को देखते हुए कृषि क्षेत्र में बेहतर पैदावार और उत्पादकता के लिए अनुबंध खेती और प्रौद्योगिकी के समावेश में निवेश बढ़ने की संभावना है। यह कृषि क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अपनाने के साथ ही इसे प्रोत्साहित करेगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समाधानों में मदद के लिए सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों से बड़े पैमाने पर निवेश किए जाने की आवश्यकता है। जाहिर सी बात है, इसको तो जो पढ़ रहे हैं, सिविल तैयारी कर रहे हैं, उनको भले पता हो ये सब जो हम पढ़ रहे हैं। गांव में कौन इसको जानता है, मतलब गांव का मतलब किसानों के बारे में बात कर रहा हूँ जो सिर्फ कृषि करते हैं, उनको ये सब क्या पता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब किसी को पता है तो उसको बात ना करिए। किसान जिसको कहते हैं, भारत में जो किसान होते हैं कम एरिया वाले, तो उनके उनको इतना समय नहीं कि बैठ के स्टार्टअप्स क्या है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करके सर्चिंग करें, ब्राउजिंग करें और पता लगाएं कि कौन सा बढ़िया बीज चल रहा है, कौन सा खरपतवार
को नष्ट करने की दवा चल रही है। तो भारत में एग्रीटेक स्टार्टअप्स के उद्भव में भारी वृद्धि देखी जा रही है, जो एक अनुकूल नीतिगत वातावरण के साथ साथ उन्नत प्रौद्योगिकी के आगमन से प्रेरित है। ये सब लिखा पढ़ी में सब बढ़िया चल रहा है। ठीक है, इसको पढ़ लीजिएगा, पीडीएफ का अंतिम पार्ट है। अब हम लोग क्या करते हैं बेटा, इसमें जो डेटा दिया गया है, कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था का एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है, जो कुल सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 17% का योगदान देता है। ये योगदान तो 18 दशमलव कुछ का है। और 60% से अधिक आबादी को रोजगार मिलता है, तो ये परसेंटेज 50 के लगभग है। पिछले कुछ दशकों में भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का प्रभावशाली विकास हुआ है। ठीक है। अब 21, इसमें 11-12 से लेके 50-51 जो अच्छे डेटा है उसी की चर्चा की जा रही है। तो ये था आपका पीडीएफ का पार्ट, जिसमें हम लोग डिस्कशन कर रहे थे कि भारत में कृषि क्षेत्र से संबंधित क्या स्थिति है और क्या इनोवेशन, क्या नवाचार हुए हैं। अभी हम लोग क्या करते हैं, एक मिनट। हाँ, अभी हम लोग क्या करते हैं कि एक दूसरा पीडीएफ देखते हैं। उसमें जो है कुछ आपको, ऐसा करते हैं कि उतना समय है नहीं, टॉपिक बदलना पड़ेगा। तो मैं कुछ एक क्वेश्चन का थोड़ा सा आपसे डिस्कस कर लूँ। उसको जरा आप देखिए कि कृषि अर्थव्यवस्था से संबंधित जो टॉपिक अपना चल रहा है, उसमें क्वेश्चन कहाँ कहाँ से किस टाइप के आ रहे हैं। एक दो क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूँ, डिस्कस करता हूँ। हम लोगों ने जो पढ़ रखा है उससे संबंधित। क्वेश्चन है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्व, भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्व उसके निम्नांकित में से किस योगदान से जाना जाता है। यानी भारत में, भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्व जो है, उसके निम्नांकित में से किस योगदान से जाना जाता है। निम्न में से कौन सा योगदान ऐसा है कृषि का जिसकी वजह से वो जाना जाता है कि कृषि का महत्व है भारत में। पहला है राष्ट्रीय आय तथा रोजगार। पहला क्या है, राष्ट्रीय आय तथा रोजगार। दूसरा है, तो दूसरा ऑप्शन है औद्योगिक विकास तथा अंतरराष्ट्रीय व्यापार। पहले दो में से एक कट कर दीजिए, नहीं तो चारों भूल जाएंगे आप। इसमें कौन सा ज्यादा सही लग रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्व निम्नांकित में से किस योगदान से जाना जाता है। कह रहे हैं राष्ट्रीय आय तथा रोजगार, पहला। दूसरा कह रहे हैं औद्योगिक विकास तथा अंतरराष्ट्रीय व्यापार। तीसरा कह रहे हैं खाद्यान्न आपूर्ति। और चौथा है उपरोक्त सभी। चौथा है उपरोक्त सभी। तो जरा आप इस पर डिस्कस करिए, विचार करिए क्या होगा। हाँ भाई, कोई बोलेगा? कोई बोलना चाहे? सवाल को सुन लीजिए फिर से। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्व उसके निम्नांकित में से किस योगदान से जाना जाता है। देखिए, एक ऑप्शन है इसमें उपरोक्त सभी, यानी कि राष्ट्रीय आय तथा रोजगार, जाहिर सी बात है उसमें योगदान है इसका। औद्योगिक विकास तथा अंतरराष्ट्रीय व्यापार, जाहिर सी बात है, फसलें विदेश भी भेजी जाती हैं। खाद्यान्न आपूर्ति, ये भी सही है। उपरोक्त सभी, तो ऑप्शन क्या है अपना सही, उपरोक्त सभी।
अच्छा, एक क्वेश्चन इस पर विचार करिएगा, 2016 में पूछा गया था। भारत में धीमी कृषि विकास गति के लिए, भारत में धीमी कृषि विकास गति के लिए, यानी कृषि का विकास बहुत धीमी गति से हो रहा है, ठीक है। तो आपको ये बताना है कि भारत में धीमी कृषि विकास गति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी कारण है, यानी कौन सा कारण प्रभावशाली है धीमी विकास गति के लिए। तो कह रहे हैं कि पहला है ग्रामीण निर्धनता, ग्रामीण निर्धनता। दूसरा है शहरी निर्धनता। तीसरा है कुशल श्रमिक। चौथा है शहर से गांवों की ओर पलायन, शहर से गांवों की ओर पलायन। अब आप इस पर विचार करिए कि धीमी कृषि विकास गति के लिए कौन सा प्रभावी कारण है इसमें। हाँ भाई, लगता है आप लोग कुछ बोलेंगे नहीं। अच्छा देखिए, धीमी कृषि विकास गति के लिए, अगर कृषि में विकास गति धीमी है तो इसका मुख्य कारण क्या हो सकता है कि वहां पर संसाधनों का अभाव है। संसाधन का सीधा संबंध अर्थ से है और ज्ञान से है, ठीक है। तो ज्यादातर केस में तो आर्थिक समस्या ही है जो कि किसानों को मजबूर करती है, जिस तरह से व्यवसाय कर रहे हैं अपना उस तरह से जीवन यापन कर रहे हैं, समझ गए। तो यानी कि इसमें क्या हो रहा है, सबसे बड़ी समस्या क्या रही बेटा, सबसे बड़ी समस्या आ रही है आर्थिक निर्धनता। ये इसका सही आंसर है। अच्छा, एक टर्म यूज होता है, ट्रक, ट्रक कृषि, ट्रक कृषि। क्वेश्चन आया है 2022 मध्य प्रदेश पीसीएस में। ट्रक कृषि संबंधित है, ट्रक, ये जो ट्रक चलती है, TRUCK, ट्रक, ट्रक फार्मिंग क्या है। कभी ध्यान दिया आपने ट्रक फार्मिंग क्या होती है। तो ऑप्शन है साग सब्जी से, दूध से, दूसरा ऑप्शन है। तीसरा है अनाज से। चौथा है मुर्गी पालन से। देखो बेटा, ट्रक फार्मिंग का मतलब ये होता है कि ऐसी खेती जिसमें ट्रक का रोल सबसे महत्वपूर्ण है, यानी वहां सड़कें होनी चाहिए प्रॉपर, और बगल में टाउन होना चाहिए जहां माल पहुंचाया जा सके। तो ऐसी चीजें कौन सी होती हैं कृषि में। गेहूं चावल दाल तो होता नहीं है, तो वार्षिक साल भर में एक बार पैदा किया जाता है, तो उसके लिए तो कहीं भी रहेगा तो ढोल लिया जाएगा। ये होता है साग सब्जी से संबंधित, ठीक है। इसी को जो है, ये ट्रक फार्मों से जो बाजार होती है उनकी दूरी को एक रात में तय करता है, यानी 8-10 घंटे की ट्रेवलिंग करके, ट्रांसपोर्टेशन करके पहुंचा देगा। तो एक राज्य से सब्जी दूसरे राज्य में भी पहुंचा दी जाएगी, रातों रात, रात भर ट्रक चलेगा। शाम को आज फसल काटी जाएगी, तोड़ी जाएगी सब्जियां, कल सुबह चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश में चंडीगढ़ है जहां का जो मैटर होगा वहां पहुंचा दिया जाएगा, समझ गए। तो उसको क्या कहेंगे, ट्रक फार्मिंग। अगर कोई स्टेट पीसीएस का एग्जाम आप में से दे रहा हो तो कृपया ये काम करिएगा कि स्टेट से जो कृषि से संबंधित डेटा हैं उनको पकड़ लीजिएगा। जलवायु के बारे में, उस राज्य की जलवायु विशेषकर क्या है, फसल में कौन सी फसल ज्यादा महत्वपूर्ण है, उसका बजट राज्य राज्य सरकार ने क्या दिया था, केंद्र ने क्या सपोर्ट किया, सब चीजें आपको आपके पास होनी चाहिए, इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अच्छा, अब जरा एक क्वेश्चन और लेते हैं, सिविल में जो आया हो उसको देखते हैं, आईएएस में। तो ये जो पहला पार्ट आपने पढ़ा है इसमें तो अभी नहीं आया है, लेकिन आगे जो है हम लोग पढ़ेंगे उसमें तमाम क्वेश्चन मिलेंगे आप। अब कुछ करंट डेटा है, जैसे धान उत्पादन में भारत का स्थान, गेहूं उत्पादन में, तो ये करंट है, इसको आप पढ़ लीजिएगा, मौके पर पूछा गया है कई बार।
और दूसरी चीज एरिया, किस फसल की एरिया सबसे ज्यादा है भारत में, ठीक है, किस फसल की एरिया सबसे ज्यादा होती है भारत में, तो इसको आप पता कर लीजिएगा। धान गेहूं में लड़ाई रहती है, धान या गेहूं में, और नॉर्मली लगभग गेहूं वो धान ही जीतता है, धान का प्रतिशत ज्यादा होता है, ठीक है। तो इसको ध्यान दीजिएगा, लगभग 40 से 45% के बीच में धान का क्षेत्रफल है, केवल धान का ही, कृषि में। और भारत में मतलब अगर आर्थिक सर्वेक्षण की बात करो तो वर्ष 2000 मतलब कि लगभग 21 से 22% उत्पादन धान का भारत कर लेता है, मतलब इतना ज्यादा है, समझ गए। तो ये जो करंट डेटा है इसको आप पढ़ लीजिएगा। ये पुराने डेटा है हमारे पास, क्वेश्चन पुराने हैं तो इसका यूज करने कोई मतलब नहीं है, मतलब पुराने का मतलब 3 साल पहले का, तो आपको पता होना चाहिए। आईएएस में पूछा गया है कई बार, अधिकतम गेहूं उत्पादक राज्य भारत में कौन से हैं, तो ये भी धान गेहूं का अधिकतम उत्पादन, तिलहन की फसलों का अधिकतम उत्पादन, 2-3 राज्यों का नाम पता होना चाहिए, ठीक है। कपास उत्पादक में कौन से राज्य हैं, मतलब गुजरात है कि कौन है, सब पता होना चाहिए, ठीक है। और काली मिट्टी, मिट्टी की वैरायटी, उसको उसके बारे में भी मैं एक पीडीएफ बना दूंगा, अभी तो लेक्चर चलेगा 2-3 दिन, अगले हफ्ते तक चलेगा। तब तक हम आपको दे देंगे सारी चीजें, कौन सी फसल के लिए कौन सी मिट्टी, कौन सी खाद, जो जो सवाल आया है उस पर बेस्ड करके वो मैं करा दूंगा, ठीक है। तो पटसन वगैरह का उत्पादन राज्य कौन सा है, ये सब पता कर लीजिएगा, ठीक है। अब जूट को सोने का रेशा भी कहा जाता है, ये चीजें पता होनी चाहिए आपको, ठीक है। और जूट को सोने का रेशा भी कहा जाता है, तो ये चीज भी आपको पता होनी चाहिए, क्लियर। चलिए, अब बात करते हैं हम लोग कुछ नई चीजों का। अभी तक जो हमने पढ़ा था इसमें, ये भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि संबंधित जो भी चीजें पढ़ा था, इसमें कहीं कहीं किसी को कोई डाउट, दिक्कत। चलिए, वापस आते हैं अपने मुद्दे पर। यहाँ पर एक चीज को ध्यान दीजिएगा, ये जो पार्ट था इसका, अ, शुरू में जो हमने डिस्कस कराया था, उसमें एक चीज आप जरा पीडीएफ का इस पार्ट को देखिएगा, फोकस करिएगा इस पर। हाँ, ये जो क्रांतियों से संबंधित जो डेटा था अपने पास, इसको जरा आप कायदे से याद कर लीजिएगा बेटा। क्रांतियों से संबंधित कौन सी क्रांति हुई थी, इसको आप जरा स्पष्टता याद कर लीजिएगा। काली क्रांति का क्या मतलब है, ठीक है। इथेनॉल से रिलेटेड चीजें, E20 पेट्रोल की बात की जा रही है, मोटरसाइकिल पे लिखा रहता है आजकल जो नए नए वाहन आते हैं E20, यानी ये इंजन सपोर्ट करता है इथेनॉल बेस्ड जो है, मतलब गैसोलीन को, ठीक है। इसको भी ध्यान दीजिएगा। काली क्रांति सरकार का इरादा इथेनॉल उत्पादन को बढ़ावा देने तथा पेट्रोलियम उत्पादन को बढ़ाने के लिए गैसोलीन के साथ मिश्रित कर बायोडीजल बनाने का है। ये मेंस में, आईएएस मेंस में या बिहार पीसीएस मेंस में ज्यादातर मैंने देखा है, ये जो बायोडीजल से रिलेटेड है, यानी कि ऊर्जा का जो अतिरिक्त नया साधन जो बनाया जा रहा है, जो कि कम कार्बन इमिशन करता है, उस पर बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं। तो आप लोग कृपया ये पीडीएफ का ये जो पार्ट है, जिसमें क्रांतियों के बारे में बात की गई है, इथेनॉल एक टिकाऊ ऊर्जा स्रोत है जो गुड़ से चीनी निकालने के उपोत्पाद के रूप में उत्पन्न होता है। उपोत्पाद माने उप उत्पाद। फिर ग्रे क्रांति क्या है, गुलाबी क्रांति, दुर्गेश पटेल गुलाबी क्रांति के पीछे के व्यक्ति थे, जिन्हें गुलाबी क्रांति के जनक के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए बेटा। और स्वर्णिम क्रांति, यहाँ से सवाल मिलेगा आपको। स्वर्णिम क्रांति के बारे में पता होना चाहिए, फल शहद उत्पादन और बागवानी विकास सभी स्वर्णिम
क्रांति का हिस्सा हैं। तो गोल्डन रिवॉल्यूशन, ठीक है, गोल्ड रिवॉल्यूशन या गोल्डन रिवॉल्यूशन 1993 और 2003 के बीच फलों, शहद और बागवानी उत्पादों के उत्पादन में भारी वृद्धि के कारण इस अवधि को स्वर्ण क्रांति के रूप में जाना जाता है। ठीक है, इसको भी ध्यान दीजिएगा। भूरी क्रांति, चमड़ा पब्लिक कोको पब्लिक गैर पारंपरिक उत्पाद जैसी सामग्रियां ब्राउन क्रांति का हिस्सा है। तो गैर पारंपरिक जो उत्पाद हैं वो सामग्रियां क्या हैं, इसका हिस्सा है। इसकी शुरुआत विशाखापत्तनम के आदिवासी इलाकों से हुई। तो इसको भी, पीडीएफ के इस पार्ट को भी ध्यान दीजिएगा। ठीक है। अच्छा, पीली क्रांति, तिलहन उत्पादन, पूरे जो स्टडी किया गया आजकल का उसका मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है पीली क्रांति। तिलहन उत्पादन विशेष रूप से सरसों, सरसों और सूरजमुखी, क्योंकि येलो कलर की होते हैं, के जनक का नाम सैम पित्रोदा है। पीली क्रांति, तिलहन उत्पादन, ठीक है, सैम पित्रोदा कांग्रेस के ही समर्थक हैं, मतलब कांग्रेस सरकार ने ही इनको लाया था, राजीव गांधी जी ने एज ए प्राइम मिनिस्टर जब थे, तो इनको सैम पित्रोदा को कंप्यूटराइजेशन करने का पूरा श्रेय जाता है इंडिया में। कंप्यूटर का जो आधुनिकीकरण उन्होंने किया था राजीव गांधी ने, इन्हीं के दम पे किया था। नॉलेज इंडस्ट्री के पितामह माने जाते हैं इंडिया में उस जमाने के। तो ये जो है सैम पित्रोदा जी का भी जिक्र होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। श्वेत क्रांति, श्वेत क्रांति में वर्गीस कुरियन, ये नाम आपको याद होना चाहिए बेटा, बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है वर्गीस कुरियन। इन्हें भारत के मिल्क मैन के नाम से भी जाना जाता है, पीसीएस सवाल है। श्वेत क्रांति के संस्थापक हैं ये, जो मुख्य रूप से दूध और डेयरी उत्पादों पर केंद्रित है। श्वेत क्रांति देश के डेयरी सहकारी आंदोलन की एक महान सफलता की कहानी है। सहकारी आंदोलन माने कोऑपरेटिव है, यानी सरकार और पब्लिक मिलकर काम कर रही है। भारत सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय सहायता से ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम शुरू किया। अब आ गई आपकी सबसे फेमस हरित क्रांति, यानी कृषि क्षेत्र में उन्नत प्रौद्योगिकियों को पेश किया गया। मोटी बात अगर मैं आपसे कहूँ, 5 लाइन में हमको बताइए हरित क्रांति क्या है, तो कहोगे भैया इस दौरान कृषि क्षेत्र में उन्नत प्रौद्योगिकियों को पेश किया गया और लागू किया गया तथा वैश्विक स्तर पर कृषि उत्पादकता में वृद्धि हुई। क्योंकि हरित क्रांति भारत का कॉन्सेप्ट नहीं है, कॉन्सेप्ट जो है बाहर से आया है। ठीक है, भारत में इसको लागू किया गया वो एक अलग मैटर है, इसको समझिएगा। तो डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग, इनको आप हमेशा के लिए याद कर लीजिए भाई, माइंड में बैठा लीजिए। डॉक्टर नॉर्मन नॉर्मन बोरलॉग इज द फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन द वर्ल्ड। ठीक है, इसको याद कर लेना बेटा। चलिए, अब सदाबहार क्रांति आई थी, ये भी एक क्रांति है। तो सदाबहार क्रांति में क्या हुआ, तो सदाबहार हरित क्रांति मुख्य रूप से समग्र कृषि उत्पादन पर केंद्रित 11वीं पंचवर्षीय योजना में शुरू हुई। ठीक है, एम एस स्वामीनाथन को भारत में सदाबहार हरित क्रांति का जनक माना जाता है। हरित क्रांति एक अलग विषय है, सदाबहार क्रांति एक अलग विषय है, मिलता जुलता है, मतलब काफी कॉमन चीज है। बट जब हरित क्रांति को भारतीय कलेवर में लागू किया गया तो उसका नाम सदाबहार क्रांति 11वीं पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था। एम एस स्वामीनाथन को भारत में सदाबहार हरित क्रांति का जनक माना जाता है, जिन्होंने पर्यावरण और सामाजिक नुकसान को कम करते हुए लंबे समय तक अस्तित्व में बने रहने के लिए उत्पादकता बढ़ाने के महत्व पर जोर दिया था। क्लियर है, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। चलिए, अब यहां तक तो आपका ठीक है। अब इसके पहले जो जानकारी इसमें दी गई है, कुछ एक क्रांति जो अभी जो रिसेंटली आई हुई है, तो उसका एक अलग महत्व है। जैसे प्रोटीन क्रांति, अब हरित क्रांति तो कृषि विज्ञान का एक रीढ़ की हड्डी है क्रांतियों का, उसको तो आप इग्नोर नहीं कर सकते। बट ये भी एक मुद्दा होता है कि पेपर वगैरह जो भी बनते हैं, तो जैसे इतिहास लिखा जाता है तो शासक वर्ग को ध्यान में रख के थोड़ा सा लिखा जाता है। तो अगर प्रोटीन क्रांति हुई है तो समझदार आदमी है आप, इसको इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। उच्च उत्पादन को प्रौद्योगिकी संचालित द्वितीय हरित क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। यह शब्द प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री अरुण जेटली द्वारा गढ़ा गया है। ठीक है, समझदार है, इसको पढ़ लीजिएगा। भारत में कृषि क्रांति,
जितनी क्रांतियां थी उसकी चर्चा हो गई है, इसको आपको पता होनी चाहिए सारी क्रांतियों के बारे में, ठीक है। और कृषि पीडीएफ के शुरुआत में हम लोग डिस्कशन कर रहे थे कि कृषि की जो चक्र है, फसल चक्र है, कौन सी प्रणाली अपनाई गई है, क्या मुद्दे हैं, ठीक है। किसान पहले क्या था, अब जो है राजनीतिक दलों के लिए वोट बैंक के रूप में प्रयोग हो रहा है, किसानों में भी नेतागिरी हो रही है। एक जमाना था, मैंने कल उदाहरण भी दिया था महेंद्र सिंह टिकैत जी का, वो जब बैठ जाते थे किसी मुद्दे पर तो सरकारें दिल्ली तक हैरान हो जाती थी, ये पावर था। आजकल के जो किसान नेता है उनको राज्य सरकारें धमकी दे रही हैं कि नेतागिरी करोगे तो अंदर कर दूंगा, समझ रहे हो। क्योंकि वो मुद्दा सही नहीं पकड़ पाते हैं, वो मुद्दे पे लड़ते थे पुराने नेता जो थे। तो हरित क्रांति का राजनीतिक प्रभाव क्या है, इसको भी आपको पता होना चाहिएगा। हरित क्रांति से रिलेटेड जितनी जानकारी है इस पीडीएफ में और बियॉन्ड दिस पीरियड पीडीएफ तुम्हें पता होनी चाहिए बेटा, ठीक है। हरित क्रांति के बारे में पढ़ लीजिएगा कायदे से। सामाजिक प्रभाव क्या है इसमें डिस्कशन किया गया है। अब सामाजिक प्रभाव में देखो, कह रहे हैं कि हरित क्रांति की वजह से भारत के रूरल सोसाइटी यानी ग्रामीण समाज में व्यापक स्तर पर बदलाव हुए हैं। अच्छा, बदलाव क्यों हो गए रूप भाई, खेती किसानी कौन कर रहा है, ग्रामीण समाज। रूरल एरिया के लोग कर रहे हैं, रूरल सोसाइटी के, ग्रामीण समाज के, या पीजेंट सोसाइटी जो भी समझो, ठीक है। तो वो लोग क्या है, उनके जीवन स्तर में व्यापक स्तर पर बदलाव हुआ, जाहिर सी बात है। इनमें से सर्वाधिक महत्वपूर्ण था ग्रामीण समाज में का बाजारोन्मुख व गतिशील होना। तो ग्रामीण समाज बाजारोन्मुख हो गया, यानी अब उसके दिमाग में कॉमर्स का शब्द आ गया कि यार चीजों को बेचना चाहिए, खरीदना चाहिए, बेचना चाहिए। सिर्फ खेती ही ना करें अपने खाने पीने के लिए, खेती को अन्य कार्यों के लिए भी यूज में लाया जाना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए जो है इसको इस तरीके से भी देखा गया। तो किसानों तो हरित क्रांति का सामाजिक प्रभाव, किसानों की आय बढ़ने। अब देखो भाई, जब जेब में रुपया हो जाएगा तो सब कुछ सही हो जाएगा। किसानों की आय बढ़ने से उनके सामाजिक एवं शैक्षिक स्तर का विकास हुआ, ठीक है। इसकी वजह से ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों में स्व केंद्रण की भावना का विकास हुआ। देखो आईएएस में जब एग्जाम में लिखते हो आंसर, तो ऐसे लॉजिकली काज एंड इफेक्ट बेस्ड लिखना पड़ेगा। तुमने लिखा यहाँ किसानों की आय बढ़ने से उनके सामाजिक एवं शैक्षिक स्तर का विकास हुआ, ठीक है, निश्चित हुआ। जब उस खेत में जहां पर 5 क्विंटल गेहूं होता था, अगर उसी खेत में हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप नई नई खाद शोधित बीजों की वजह से, सरकार द्वारा आर्थिक सहायता देने की वजह से, तमाम चीजों का एमएसपी तय करने की वजह से, जब तुम 12 क्विंटल या 15 क्विंटल पैदा कर रहे हो तो उत्पादकता बढ़ी है, तो जेब में रुपए आएगा, जाहिर सी बात है। तो जब जेब में रुपए आएगा तो जाहिर सी बात है आपकी इनकम बढ़ेगी, तो आपके यहाँ पढ़ाई लिखाई का स्तर भी बढ़ेगा, है कि नहीं। और जब ज्यादा पढ़ लोगे तो ज्यादा सेल्फ सेंटर्ड हो जाओगे, ये भी सत्य है। ज्यादा पढ़ने से आदमी सेल्फ सेंटर्ड हो जाता है, जाहिर सी बात है। तो जब आप ज्यादा सेल्फ सेंटर्ड होंगे तो क्या होगा भैया, गांव में संयुक्त परिवार के स्थान पर एकल परिवार की व्यवस्था प्रचलन में आई। अब निबंध लिखने में, आंसर लिखने में ऐसे ही कॉज एंड इफेक्ट बेस लिखा जाता है, ठीक है। हरित क्रांति के कारण लोगों की आय में वृद्धि हुई है, और इसने ग्रामीण समाज में पारंपरिक रूप से चली आ रही प्रथाओं जैसे जजमानी प्रथा, वस्तु विनिमय आदि को समाप्त किया। वस्तु विनिमय जो होता था वो बहुत नुकसानदेह होता है। पता लगा आपकी कीमत सामान की ज्यादा है, लेकिन मजबूरी है, कम कीमत वाली चीज के बिना काम चलना नहीं, वो आपके पास है नहीं, पड़ोसी के पास है, उसको ज्यादा कीमत वाली दोगे, कह रहा है जितने वजन कर दोगे उतने वजन कम दे देंगे। अब पता लगा वो गेहूं अरहर की दाल के बराबर वजन के दे देगा, कितना नुकसान हो सकता है, या आधा देगा तब भी नुकसान है ना। तो कहने का मतलब इस चीज को ध्यान में रखिएगा। ऐसे ही आंसर को लिखना होता है रिलेट कर करके, ठीक है। ये हरित क्रांति का सामाजिक प्रभाव था। मिनिमम सपोर्ट प्राइस के बारे में पढ़ लेना कायदे से। हरित क्रांति के बाद क्या सिस्टम बना, यानी हार्वेस्टर, ट्यूबवेल पंप आदि का प्रयोग किया जाने लगा, ठीक है। हरित क्रांति का आर्थिक प्रभाव, ये तो बहुत जरूरी है, इसको पढ़िएगा और नए डेटा को इसमें और जोड़ दीजिएगा, ठीक है। अब देखो, जब भी हरित क्रांति की बात करोगे तो डेटा इतना ही दिया जाएगा जितना इसमें दिया है। लेकिन अगर उसमें शब्द जोड़ दे हरित क्रांति का आर्थिक प्रभाव और उसकी
गूंज गूंजे अभी तक, यानी इको अभी तक सुनाई पड़ रहा है, तो वो अर्थव्यवस्था में उसका क्या प्रभाव है। तो करंट डेटा को भी जोड़ देना पड़ेगा। पूछा नहीं बट पूछ सकता है। हाई यील्डिंग वैरायटीज HY20। प्रारंभ में प्रयोग इसका किया गया गेहूं, चावल, ज्वार, बाजरा और मक्का। गैर खाद्यान्न फसलों को शामिल नहीं किया गया था, परंतु बाद में शामिल किया गया है। ठीक है। तो सात, ये भी डेटा आपको पता होना चाहिए कि सर्वप्रथम HYV को वर्ष 1960-63 के दौरान देश के 7 राज्यों में 7 चयनित जिलों में प्रयोग किया गया। ठीक है। और जब ये सफल रहा प्रयोग, तो वर्ष 66-67 में भारत में हरित क्रांति को औपचारिक तौर पर अपनाया गया। PDF का ये हिस्सा बैकग्राउंड बताता है हरित क्रांति का। ठीक है। कृपा करके इसको भी कायदे से याद कर लेना, इसको भी कायदे से दिमाग में रख लीजिएगा। ठीक है। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। अच्छा, और देखिए इस लाइन को देखिए। मुख्य तौर पर हरित क्रांति देश में कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए लागू की गई एक नीति थी। इसके तहत अनाज उगाने के लिए प्रयुक्त पारंपरिक बीजों के स्थान पर उन्नत किस्म के बीजों के प्रयोग को बढ़ावा दिया गया। बस यही है हरित क्रांति। ठीक है। इसको पढ़ लीजिएगा कायदे से, सिस्टमेटिक। अच्छा, अब जो है हरित क्रांति हो गया आपका। अब विश्व युद्ध के बारे में इसमें बताया गया था, अपना जो परिचय है देश का कैसे क्या हुआ। हरित क्रांति और उसके प्रभाव की पृष्ठभूमि, बैकग्राउंड है इसमें PDF में। और आगे चलकर इस PDF के दूसरे हिस्से में, मतलब कि पहले हिस्से में सार्वजनिक वितरण प्रणाली से संबंधित बात की गई है। इसमें सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्या है, फूड कारपोरेशन ऑफ इंडिया के बारे में बात किया गया है। ठीक है। कृषि से संबंधित है ना, कि कृषि के क्या गुण है भारत में, क्या होने चाहिए, क्या है करके। उसमें रासायनिक उपचार क्या है, भंडारण से संबंधित क्या दिक्कतें हैं, प्रोसीजर भी बताया गया है। ठीक है। मक्का प्रौद्योगिकी मिशन सरकार की मक्का संबंधी पहलों में से एक है। तो भंडारण, कृषि से संबंधित समस्याओं में भंडारण भी एक समस्या है। ठीक है। और कुछ फसलों की चर्चा महत्वपूर्ण फसलों की गई है जिनके उत्पादन के लिए शर्तें क्या है। ऐसा नहीं कि कोई भी फसल कहीं भी हो जाया करेगी, उसका अपना एक तरीका है। ठीक है। तो ज्यादा नहीं, कम से कम 4 फसल का तुमको मोटा मोटी याद होना चाहिए। ठीक है बेटा। जिसमें मक्का है और गेहूं है, अनिवार्यता गेहूं के बारे में पता होना चाहिए तुम्हें। चावल पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए, कैसी जमीन होनी चाहिए, किस तापमान में बोया जाता है, कब काटा जाता है, इंटरव्यू में भी पूछा जाता है। अगर तुम ग्रामीण पृष्ठभूमि के हो तो जरूर पूछा जा सकता है आपसे, सतर्क रहिएगा। ठीक है। तो इसको भी ध्यान दीजिएगा। और जायद फसल, रबी फसल, खरीफ फसल, इसमें कौन सी फसल पहले आती है, उनका ऑर्डर क्या है, हैं? किन राज्यों में ज्यादा प्रभावी है उनका कार्यक्रम, उसको पता होना चाहिए आपके। ठीक है। इस चीज को भी ध्यान दीजिएगा बेटा। अच्छा, भारत में प्रमुख फसलें हो गई। अब कुछ डेटा थे जो मैंने कृषि के बारे में, बुनियादी तथ्य थे, उसको भी शेयर किया था। भारत विश्व में कपास का सबसे बड़ा निर्यातक है। भारत, सिक्किम दुनिया का पहला राज्य है, इसको भी याद कर लेना, सिक्किम के बारे में जो बोला गया है। सिक्किम दुनिया का पहला राज्य है जिसने 100% जैविक खेती का दावा किया है। जैविक खेती। ठीक है। चलिए, तो ये चीज भी आपको पता होना चाहिए। और कृषि का कुछ स्टेप था, समस्या था, उससे रिलेटेड PDF का पहला पार्ट संबंधित है। ठीक है। तो कुल मिला के ये चीजें हैं। अब मैं आज का लेक्चर यहीं पर वाइंड अप करूंगा, एक सवाल की चर्चा आपसे और करके। थोड़ा सा मुझे दिक्कत भी हो रही है क्लास लेने में आज। कल सब ठीक रहेगा ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। एक सवाल पूछा गया था यार, जरा सोचिएगा। भारत में निम्न में से कौन सा एक उत्पाद सामान्यतः निर्यात नहीं किया जाता है। कौन सा एक उत्पाद निर्यात नहीं किया जाता है। कृषि से संबंधित क्वेश्चन आया था। कौन सा उत्पाद ऐसा है जिसको निर्यात सामान्यतः नहीं किया जाता है, यानी कि अगर किया जाता है तो ना के बराबर। गेहूं, चावल, चीनी, दालें। कोई बोले।
कौन सी चीज है जिसका निर्यात नहीं किया जाता है? ऑप्शन रिपीट करिएगा सर। है? क्या बोलेंगे बेटा? ऑप्शन रिपीट करना सर। हाँ, ऑप्शन है गेहूं, चावल, चीनी, दालें। मे भी डालें सर। एकदम सही भाई। निर्यात उसी चीज का करोगे जो अधिशेष में होगा, अधिक मात्रा में होगा। दाल वोल कौन बोता है? क्योंकि दाल के लिए समस्या ये होती है कि उसकी ऊंचाई पे होना चाहिए खेत, यानी जहां पानी न रुके। और अगर लो लैंड है, पानी टिकने वाली जगह है, तो वहां दाल नहीं हो सकती है। तो दाल की खासियत क्या है? अरहर की दाल में बहुत कम पानी लगता है, सिंचाई करने के लिए बहुत मिनिमम पानी की जरूरत पड़ती है। तो दाल वहीं होगी जहाँ हाई लैंड है, थोड़ा सा ऊंचाई है। ये नहीं कि बारिश हो तो सब खेत में पानी पड़ा रहे, ऐसे खेतों में दाल का उत्पादन नहीं कर सकते आप, सड़ जाएगी दाल, खराब हो जाएगा। ये क्वेश्चन है, इसको ध्यान दीजिएगा। सोयाबीन खेती का आंकड़ा सबसे ज्यादा कहाँ है, इसको पता कर लीजिएगा। अच्छा, निम्नलिखित देशों में से कौन एकमात्र चुकंदर से चीनी तैयार करता है? चुकंदर से चीनी बनाते हैं, बात समझ रहे हो? कौन सा देश है? तो चार देश है, इसका याद है। यूक्रेन इसका आंसर है। यूक्रेन क्या करता है? चुकंदर से चीनी का निर्माण कर लेता है। ऑप्शन में इटली भी था, फ्रांस भी था, जर्मन भी था, बट जर्मनी वगैरह नहीं है, यूक्रेन है। इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है। और अगर किसी राज्य ने फल एवं सब्जियों के न्यूनतम समर्थन मूल्य की भी घोषणा कर रहे हैं, तो सिविल में भी क्वेश्चन बन सकता है, उसको आप ध्यान दे दीजिएगा, उसका भी आंसर पता होना चाहिए। जैसे वर्ष 2016 में यूपी के आरओ और एआरओ, जिसको कहते हो आरओ एंड ऑब्लिक एआरओ, उसके मेंस में सवाल पूछा था कि भारत के किस राज्य ने हाल में फलों एवं सब्जियों के न्यूनतम समर्थन मूल्य, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, के निर्धारण का फैसला किया है। ठीक है, ये चीज आपको पता होना चाहिए। उस जमाने में 2016 में पूछा गया सवाल था, केरल, मणिपुर, हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना। केरल ने घोषणा किया था न्यूनतम समर्थन मूल्य सब्जी का क्या होना चाहिए। तो इसको भी ध्यान दीजिएगा बेटा। इस तरह की अगर कुछ जानकारियां हैं तो उसको आप याद कर लीजिएगा। करंट डेटा। आज यहीं तक बेटा। कुछ अगर आज के डिस्कशन में पूछना हो तो पूछिए, नहीं तो वाइंड अप किया जाए सेशन को। ठीक है। यस सर। ओके बेटा। थैंक्स टू यू ऑल फॉर कोऑपरेटिंग मी, कोऑपरेटिंग थैंक यू। विथ मी। अब आज यहीं तक बेटा, कल मिलते हैं फिर हम लोग। बाय, गुड नाइट।